हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मगध वंशावली के बारे में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 6 टू NCERT 10 तक का जो NCERT की बुक है ना, उसको फॉलो करते हैं। उसके एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं, साथ में MCQ भी करते हैं। इसके अलावा ऐसे पॉइंट हम आपके लिए लेके आते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा था। तो हड़ियक वंश था, फिर आपका शिशुनाग वंश था। आप हड़ियक वंश का जो टाइमिंग पीरियड आप देख सकते हैं 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक था, यानी 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। ऐसे ही अगर हम लोग शिशुनाग वंश का देखें तो 412 से लेकर 314 ईसा पूर्व था। इसी तरह से नद वंश के बारे में देख सकते हैं, इसका टाइमिंग पीरियड। इसके बाद मौर्य वंश का देख सकते हैं, शुंग वंश। ठीक, मौर्य वंश के बाद आपका क्या आता है, शुंग वंश आता है। फिर शुंग वंश के बाद जो लास्ट वंश था आपका मगध वंशावली में, ये आपका कनौ वंश आता है, जो कि 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना। तो सबका एक बार टाइमिंग पीरियड आप जरूर देख लीजिए कि हड़ियक वंश का 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग का 412 से लेकर 344 तक था। और नंद वंश का 344 से लेकर 322 तक था। मौर्य वंश का अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा ही है, 322 से लेकर 184 तक। ठीक है। और शुंग वंश का देखें तो 184 से लेके 75 तक। और कन्न वंश का देखें तो 75 से लेके 30 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य एवं इसको हम लोग मौगंतर काल भी कह सकते हैं, मौर्योत्तर काल कह सकते हैं। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका जो अंतिम शासक था ये आपका विदद्र था। ठीक है। तो कभी कभी इसके शासक से ही क्वेश्चन आ जाता है कि पहला कौन था, अंतिम कौन था। ठीक है। इसके बाद कौन था, इसलिए मैं यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट नोट्स लेके आए मौर्य शासक के बारे में। इसके संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसका बेटा है बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद आता है अशोक, राज सम्राट अशोक। फिर सम्राट अशोक के बाद आता है आपका दशरथ। दशरथ के बाद आता है आपका संप्रति। और संप्रति के बाद आता है शालिशुक। शालिशुक के बाद आता है देववर्मन। और देववर्मन के बाद आता है आपका शतधन्वन। और शतधन के बाद आता है विहदत्त आता है। ठीक है। तो लास्ट जो था शासक ये आपका विहदत्त था। और चंद्रगुप्त जो था ये मौर्य था। इसके बीच में कितने शासक थे आप देख सकते हैं, 3, 3, 6 और 7। ठीक है। तो एक बार इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका मौर्य वंश के संस्थापक है। तो ये जो था आपका श्रवण बेलगोला में 298 298 ईसा पूर्व में सलंखेना द्वारा शरीर त्याग दिए थे। ठीक है। और भद्रबाहु के साथ जो है श्रवण बेलगोला चला गया था ये भद्रबाहु के साथ। और अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया था। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अंतिम दिनों में ये जो था जैन भिक्षु, जिसका नाम था भद्रबाहु, उसका वो शिष्य बन गए थे। फिर भद्रबाहु के साथ जो है वो आपका श्रवण बेलगोला चले गए थे। और श्रवण बेलगोला में 298 258 ईसा पूर्व में सलेखना द्वारा जो है अपना शरीर को ये त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। किसके बीच में, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच में हुआ था। जिसमें जो सेल्यूकस था ना, वो सेल्यूकस ने मेगंथिस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसमें ये सेल्यूकस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। फिर उसके बाद वो अपने बेटे का जो है विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। उसमें उसने बहुत सारे क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और फिर मैगंथिस ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल्य स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। तो मैगंथिस से भी क्वेश्चन आता है कि इसने किस किस बुक का रचना की थी। तो ये आपका इंडिका था। ठीक है। अब देखो मैगंथिस के अनुसार क्या है आपका कि मौर्य सम्राट का नाम जो था सैंड्रोकोटस पड़ा था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मौर्य सम्राट का नाम जो था सैंड्रोकोटस पड़ा था। और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है ये पोलीव्रोथा है। और सोना निकालने वाली चीटियों का जिक्र यहाँ पे हुआ किया गया था। फिर दास प्रथा नहीं थी इसमें। फिर लेखन कला का अभाव है इस
मेगंथस के अनुसार आपका मौर्य साम्राज्य में और भारत में अकाल नहीं पड़ता था, यानी मौर्य साम्राज्य के समय भारत में अकाल नहीं पड़ा था। फिर मेगंथस के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जाति थी। पहला है आपका दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक और चौथा है कारीगर और पांचवा है योद्धा और छठा है निरीक्षक और सातवां है सभासद। यानी ये जो है उसके कामों के अनुसार जो है आपका जातियों में बांटा हुआ था, जो जैसा काम करते थे उसी के अनुसार उसे जाति में बांट दिया गया था। ये आपका मतलब कि मौर्य साम्राज्य के समय भारत में इस तरीके के जातियों में विभाजित किया गया था मेगंथस के अनुसार। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य था। याद रखिएगा इसका जो प्रधानमंत्री था ये कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और कौटिल्य ने राज्य शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आपका अर्थशास्त्र। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो ये आपका कौटिल्य ने लिखा था, इसी को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, यह आपका चाणक्य भी कहते हैं। फिर चंद्रगुप्त, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य था और कौटिल्य ने राज्य शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया गया था। देखिए ये जो सप्तांग सिद्धांत है ये आपका जिक्र किया गया है आपका कौटिल्य के द्वारा, जो कि अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। और ये सप्तांग सिद्धांत में क्या है, पहला राजा शिष्य के नाम, ठीक है, और फिर आमतय है राज्य की आंखें, फिर जनपद है राज्य की जंघाएं, फिर दुर्ग है राज की भुजाएं, फिर कोश है राज्य का मुख, फिर आपका दंड है राज का मस्तिष्क और मित्र है राज का कान। ठीक है, तो ये 7 चीज़ इन्होंने दिया है। तो एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। फिर बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस की 3 वस्तुएं थी। एक थी मीठी मदिरा थी। और बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और बिंदुसार का बेटा था आपका राजा सम्राट अशोक था। तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुएं ली थी। एक थी मीठी मदिरा, दूसरा है सूखी अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक की मांग की थी। ठीक है, एक दार्शनिक की मांग की थी। ये 3 चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब सम्राट अशोक, क्योंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका सम्राट अशोक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और अगर मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आता है तो सम्राट अशोक से ज़रूर आएगा क्वेश्चन। तो इनका माता का नाम है आपका शुभ्रधागी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ होगा तो देख लीजिएगा। इसका पिता का नाम है बिंदुसार और इसका प्रचलित नाम है आपका देवानंद प्रियदर्शी। और राज्याभिषेक इसको 270 ईसा पूर्व में राजरोहन के 4 वर्ष बाद हुआ था। और अभिलेख की जो भाषा थी, इन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखे थे और ये जो अभिलेख का प्रचलन था ना, ये राजा सम्राट अशोक ने ही स्टार्ट किया था। और इसी ने प्राकृत भाषा में जो है अभिलेख लिखा था। और अभिलेख की जो लिपि थी ना, ये आपका ब्राह्मी थी, घ्रोष्टी थी, अरामाइक थी, यूनानी थी। देखिए भाषा प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मी है, घ्रोष्टी है, अरामाइक है, यूनानी है। ठीक है, अशोक नाम का उल्लेख जो है ना, इसको मास्की, गुजरात, नेतुर और उद्योग गोलोम अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में आप देख सकते हैं 273 से लेकर 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था कि राजा सम्राट अशोक जो है ना, इसके जब सम्राट बना था उसके 8 साल के बाद ना आपका कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध जो है, कलिंग अभी उड़ीसा में है। जब ये युद्ध हुआ था तो उसमें लाखों लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। उतने लोगों का खून देखकर इनका जो है आत्मा जो था ना चेंज हो गया था और उन्होंने अपने तलवार को त्याग दिया था। और उसी समय ये प्रण लिए थे कि आज के बाद वो युद्ध कभी नहीं करेंगे। और इसके बाद उन्होंने धर्म का सहारा लिया था। और उसी के बाद उन्होंने अपनी बातों को अपने बच्चों को, यानी अपने बेटे, अपने उससे आगे वाले वंश को बताने के लिए कि भाई युद्ध से कुछ नहीं है, अगर हमें राज करना है तो हमें लोगों के दिलों में राज करना होगा। और इसके लिए उन्होंने अभिलेख का सहारा लिखा, जहाँ उन्होंने अभिलेख के जरिए जो है लोगों को
बताने की कोशिश की है। तो अभिलेख के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभिलेख से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही जो है हम छोटे छोटे नोट्स में आपका हर एक टॉपिक का हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और 6 to 10 की एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसका ऑलरेडी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर इसका जो एमसीक्यू भी करने वाले हैं एनसीईआरटी। अगर आप चाहते हैं कोई और भी बुक को अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।